हेलो, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज रतनलाल शर्मा। मैं आज आपको सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं बताने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंपल टू कंपाउंड, सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सिंपल सेंटेंस, जैसे मान लीजिए अब सिंपल की बात करें कि सिंपल सिंपल सेंटेंस के कौन सा होता है। ये सिंपल सेंटेंस है। मान लीजिए सिंपल सेंटेंस में क्या होगा कि एक तो होगा सबसे पहले मान लीजिए सब्जेक्ट, एक तो होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एक होगा वर्ब, फिनाइट वर्ब। ये कौन सा वर्ब है? फिनाइट वर्ब। ये आपको देखना होगा फिनाइट वर्ब, फिनाइट वर्ब, ये फिनाइट वर्ब होगा। तो फिनाइट वर्ब जो होता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे सिंपल सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बाद में हम लगाएंगे वर्ब। तो वर्ब कौन सा होगा? सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब लगता है वो फिनाइट वर्ब होता है, यानी कि जो इसे हम सीमित क्रिया कहते हैं। लेकिन इतना हिंदी से इसका काम नहीं चलता, फिनाइट वर्ब से ही समझ लीजिए। तो सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब फर्स्ट, ये जो वर्ब लगाते हैं, ये जो वर्ब है यही फिनाइट वर्ब कहलाता है। और अब देखना है, जैसा कि इसमें देखना है कि अगर मान लीजिए ये सिंगुलर होता है, अगर ये सिंगुलर में है तो ये सिंगुलर वर्ब बनेगा। अगर ये प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब बनेगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के अनुसार इसको वर्ब जो है बदला जाता है। तो टेंस का प्रभाव इस पर पड़ता है, इसके ऊपर वर्ब पर जो है, वर्ब पर किसका प्रभाव पड़ेगा? टेंस का। देखना है कि टेंस, एक तो टेंस का प्रभाव पड़ता है, टेंस का प्रभाव वर्ब पर, वर्ब पर आपको देखने को मिलेगा। टेंस का प्रभाव पड़ता है वर्ब के ऊपर, ठीक है ना, टेंस का प्रभाव वर्ब पर। एक तो ये हुआ। अब जैसे मान लीजिए एक तो वर्ब का हुआ, एक तो उसके बाद में टेंस का प्रभाव जो हुआ, उसके बाद में नंबर का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखे हैं यहाँ नंबर, NUMBER, नंबर, नंबर का मतलब है वचन, ठीक है ना, वचन, एक वचन बहुवचन। तो अगर मान लीजिए सब्जेक्ट एक वचन होता है तो उसका जो सब्जेक्ट का जो नंबर है, नंबर का प्रभाव, नंबर का प्रभाव भी वर्ब पर होगा, नंबर का प्रभाव भी जो वर्ब पर होगा। अब देखना है कि सब्जेक्ट अगर आपका एक वचन का है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ आते सबसे पहले टेंस का प्रभाव जो वर्ब पर होगा। टेंस अगर मान लीजिए अगर हम इसको प्रेजेंट टेंस, अगर आपका टेंस प्रेजेंट है तो मान लीजिए आप प्रेजेंट लिखना चाहते हैं तो आपका टेंस वर्ब जो है वो प्रेजेंट में होगा। अगर आपका टेंस पास्ट लिखना होगा, आप पास्ट टेंस में लिखना चाहते हैं तो वर्ब आपका पास्ट टेंस बनेगा। अगर मान लीजिए वर्ब, अगर आपका टेंस फ्यूचर है तो आपका वर्ब वो फ्यूचर टेंस में होगा। तो एक तो इसका जो है सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब होता है उस पर टेंस का प्रभाव पड़ता है। दूसरे में हम ये बताना चाहेंगे कि एक वचन बहुवचन, जैसा कि मान लीजिए ही सी इट एक वचन होते हैं सब्जेक्ट, और बाकी जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, तो ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं प्रोनाउन में। तो इनका जो प्रभाव है वर्ब पर पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए एक वचन का सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी एक वचन का होगा। जैसे मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, अगर वर्ब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपका प्लूरल बनेगा। तो ये मान के चलिए कि तो वर्ब पर टेंस का प्रभाव पड़ता है, दूसरे में जो है नंबर का भी प्रभाव वर्ब पर पड़ता है, यानी कि एक वचन बहुवचन सब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब पर पड़ता है। तो जब वर्ब पर प्रभाव पड़ेगा तो उस वर्ब को हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। तो अब देखना है यहाँ की सब्जेक्ट ये है और इसके बाद में जो वर्ब लगेगा, तो सब्जेक्ट के बाद में एक फिनाइट वर्ब लगेगा। यही फिनाइट वर्ब, ये दोनों जब होंगे एक वाक्य बनेगा। उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस किस टाइप का होता है, कैसे बनता है, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल मान लीजिए इसका। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखूं कि सिंपल सेंटेंस में जैसे पहला है
कि ही रीड्स, वह पढ़ता है। तो एक तो ये सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमने वर्ब के साथ में क्या लगाया है, एस लगाया है, तो ही रीड्स वह पढ़ता है, तो ये बन गया। अब जैसे ये तो टेंस अगर मान लीजिए प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का सब्जेक्ट पर तो कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट का एकवचन होना, बहुवचन होना या टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब तो बदलेगा ही बदलेगा। अगर मान लीजिए ये प्रेजेंट टेंस है तो हमने यहाँ रीड्स किया, पास्ट टेंस होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखूं कि आई गैव हिम ए बुक, मैंने उसे क्या दिया, एक पुस्तक। आई गैव हिम ए बुक, मैंने उसे एक पुस्तक दिया। तो अब क्या करना है कि अब ये पास्ट टेंस वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस, इस पर टेंस का प्रभाव पड़ा। आगे आने वाले जो इनफिनाइट वर्ब होता है, नॉन फिनाइट वर्ब कह लीजिए, उस पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना, उस पर टेंस का प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, उसका कोई टेंस नहीं होता। अपना टेंस होता है सिर्फ फिनाइट वर्ब का। और ये टेंस है, इसके अंदर ये प्रेजेंट टेंस है, हमने यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। अगर हमने मान लीजिए पास्ट टेंस यूज किया है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहाँ से आपको पता चला कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो सब्जेक्ट के बाद में ये पास्ट टेंस फॉर्म लगाया गया है, इसमें सब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट टेंस वर्ब लगाया गया है। तो देखना है कि अब दोनों में देखा ये जाएगा कि ये सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है, ये सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है। तो जब दोनों ही सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है, तो ये दोनों ही क्या है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जहाँ एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में एक क्रिया होगी, ठीक है ना, वो भी फिनाइट वर्ब होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस। तो ये हुआ सिंपल सेंटेंस की बात। अब आगे चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस की ओर। कंपाउंड सेंटेंस किस टाइप में होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये आपने देख लिया है, इसके अब आप देखिए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस यानी कि इसकी हिंदी होती है संयुक्त वाक्य, यानी कि दो वाक्य होंगे, दो वाक्य, दोनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, इधर भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इधर भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस, या फिर मान लीजिए इधर कोऑर्डिनेट क्लाउज और इधर भी कोऑर्डिनेट क्लाउज। तो यानी कि दो से एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है दोनों तरफ, ठीक है ना, और हम उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही जोड़ते हैं। तो ये आगे देखना है आपको। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है कि जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होगा कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या एक से ज्यादा यानी एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लाउजेज से मिलकर बनता है, कोऑर्डिनेट क्लाउज से मिलकर बनता है। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या एक से अधिक या ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लाउज से मिलकर बनता है ये कंपाउंड सेंटेंस, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोनों तरफ इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे या दोनों तरफ एक से ज्यादा या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लाउज होंगे, और इनको हम जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है ना, इनको क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य, इनको संयुक्त वाक्य कहेंगे। अब दोनों ही संयुक्त वाक्य जो है किससे जुड़ेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होंगे, ठीक है ना। इसके लिए जो एडिशन वर्ड है मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए। अब जैसे मान लीजिए इनके जो कंजक्शन है, इसमें
इसमें कंजक्शन लगते हैं, इसमें कंजक्शन लगते हैं जुड़ने के, दोनों वाक्य जोड़ेंगे तो कंजक्शन से जुड़ेंगे वो, ठीक है ना। तो कंजक्शन जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ एंड लिखूं, एंड से जुड़ सकता है, और से जुड़ेगा, ठीक है ना, और से जुड़ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आइदर और से जुड़ जाएगा वाक्य, नाइदर नॉर से जुड़ जाएगा, नाइदर या नाइदर नॉर से जुड़ जाएगा, ठीक है ना, और बट से जुड़ जाएगा, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए देयरफॉर से जुड़ जाएगा, देयरफॉर से भी वाक्य जुड़ जाएगा। अब इसके बाद में जैसे एंड है, और है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, बट है, नॉट ओनली है, बट ऑल्सो है, या मान लीजिए देयरफॉर है, और भी कई जो है, ये जो मैंने आपको मुख्य बताया है, इसके अलावा भी अब जैसे मान लीजिए और भी काफी है इसमें, जिनसे हम इन संयुक्त वाक्यों को, कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो ये तो मुख्य मैंने बताए हैं, और भी काफी है इसके संख्या में। तो ये कंजक्शन जो होते हैं, ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, जिससे हम कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो अब कंपाउंड सेंटेंस जैसे मान लीजिए अगर होता क्या है, ये भी मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले, अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ मैं लिखूं दिस सन रोज, सूर्य उदय हुआ, ठीक है ना, सूर्य उदय हुआ, एंड फॉग, और कोहरा, दिस अपीयर्ड, ठीक है, दिस सन रोज, सूर्य उदय हुआ, एंड फॉग डिसअपीयर्ड, और धुंध गायब हो गई। सूर्य उदय हुआ, सूर्य निकला, धुंध गायब हो गई, सूर्य निकला और धुंध गायब हो गई, ये हुआ। द सन रोज एंड फॉग डिसअपीयर्ड, ये हुआ। तो ये क्या है कि अब दोनों ही वाक्य, इधर वाला ये वाक्य है, इधर ये वाक्य है, दोनों वाक्य क्या है कि कंपाउंड सेंटेंस है, ये भी कंपाउंड सेंटेंस है, ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। अब दोनों क्या है कि अब किससे जुड़े हैं, ये एंड से जुड़े हैं, तो ये एंड से जुड़ेंगे दोनों वाक्य, इधर ये वाक्य और इधर ये वाक्य, दोनों एंड से जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। दोनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, कोई किसी पर निर्भर नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण है, ये अपने आप में पूर्ण है, इसकी अर्थ की पूर्णता है, इसके अंदर भी अर्थ की पूर्णता है। सिर्फ बात ये है कि ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों जब एंड से जुड़ेंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ेंगे, तो दोनों वाक्य अब जुड़ने से क्या बन गया, ये कंपाउंड सेंटेंस, इसे कहते हैं हिंदी में संयुक्त वाक्य। आइए हम आगे इसका अध्ययन और करते हैं। आज मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यही सिखाने वाला हूं। तो देखिए विस्तार से वीडियो को शुरू से लास्ट तक। पहला, अब जैसे मान लीजिए अगर लिखें in spite of his old age, he works hard। अब ये सेंटेंस है, इन स्पाइट ऑफ हिज ओल्ड एज, अपनी वृद्धावस्था के बावजूद, ही वर्क्स हार्ड, वह कठोर परिश्रम करता है। अब ये एक सेंटेंस है। अब इसमें जो वर्ब है, अब देखना है आपको कि इसमें ये क्या चीज है, ये वर्ब है, ये फिनाइट वर्ब है, इसको फिनाइट वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत जो वर्ब लगेगा वो फिनाइट वर्ब है। अब इसको हम जो है कंपाउंड सेंटेंस इसका बनाएंगे।
तो कैसे बनेगा ये कंपाउंड सेंटेंस, आपको इसमें क्या दिखता है। जैसे सबसे पहले हमको ये देखने वाली चीज है, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, तो आपको टेंस का पता यहाँ चलता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि अपनी वृद्धावस्था के बावजूद, यानी कि वो व्यक्ति जो था, वो जो व्यक्ति है वो वृद्ध है, ठीक है ना। तो हम यही यहाँ इसका जो आंसर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसका कि ही इज ओल्ड, वह वृद्ध है। ही इज ओल्ड, वह वृद्ध है, ठीक है ना। ही इज ओल्ड, वह वृद्ध है। अब क्या करना है, बट से इसका जो कंजक्शन क्या लगेगा, बट लेकिन ही वर्क्स हार्ड, वह कठोर परिश्रम करता है। ही इज ओल्ड, वह वृद्ध है, बट लेकिन ही वर्क्स हार्ड, वह कठोर परिश्रम करता है। ये बना। अब जैसे मान लीजिए अगला सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे being tired, he sat down to rest। ये देखिए, being tired थका हुआ होने के कारण, अब थका हुआ होने के कारण, being tired थका हुआ होने के कारण, he sat down, वह नीचे बैठ गया, to rest विश्राम करने के लिए, he sat down to rest, वह विश्राम करने के लिए बैठ गया। अब आपको इसमें दिखाई क्या दिया, अब यहाँ से देखिए कि टेंस कौन सा है, यहाँ ये पास्ट टेंस है, पास्ट डेफिनेट है। जब इसका टेंस पास्ट है तो इधर वाला भी जो है पास्ट टेंस ही बनेगा, ठीक है ना। दोनों का टेंस बराबर होना चाहिए, समान होगा। इधर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट होगा, इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा। ये आपको मान के चलना पड़ेगा, टेंस पर विशेष ध्यान देना है, तभी आप कंपाउंड सेंटेंस बना पाएंगे सिंपल सेंटेंस से, अन्यथा आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। तो देखना है कि बीइंग टायर्ड, तो थका होने के कारण, थका हुआ कौन है, ये वाला व्यक्ति, ठीक है ना। तो ही वॉज टायर्ड, क्या लिखना होगा, ही वॉज। अब बीइंग का क्या मतलब होता है, बीइंग की आईएनजी हटा दीजिए, बी का क्या मतलब होता है, इज एम आर वॉज वर्ब, ठीक है ना। तो अब यहाँ सब्जेक्ट इस वाक्य ये इसका सब्जेक्ट यही है और इसका सब्जेक्ट भी यही है, यानी दोनों ही, थकने वाला भी ही है और आराम करने वाला भी ही है, यानी दोनों काम को करने वाला व्यक्ति एक ही है। तो हमने यहाँ लगा दिया ही, और टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट है तो ही वॉज। अब क्या होगा कि बीइंग का क्या मतलब होता है, बी का बीइंग बनाते हैं हम, ठीक है ना, ये स्टेटिव वर्ब है। अब क्या करते हैं, कोई काम होता है लेकिन किया नहीं जाता है, इसमें एक्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अब जैसे इसका बी का क्या बनता है, इज एम आर वॉज वर्ब। तो अगर ये पास्ट का है तो हमें क्या मिलेगा, वॉज या वर मिलेगा। प्रेजेंट का होता तो क्या मिलता, इज एम आर मिलता। तो यहाँ ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, ठीक है ना। ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। अब क्या करना है, किससे जोड़ना है इसको, शो। इसीलिए he sat down to rest, इसलिए वह विश्राम करने के लिए बैठ गया। he was tired, वह थका हुआ था, so he sat down to rest, इसलिए वह विश्राम करने के लिए बैठ गया। ये हो गया, उतार लीजिए। अब जैसे अगला सेंटेंस हम लिखते हैं, डिस्पाइट हर इलनेस, अपनी बीमारी के बावजूद, ठीक है ना। डिस्पाइट हर इलनेस, अपनी बीमारी के बावजूद, शी इज चीयरफुल, वह प्रसन्न है। डिस्पाइट हर इलनेस, अपनी बीमारी के बावजूद, शी इज चीयरफुल, वह प्रसन्न है। अब इसको हम, अब देखिए, एक तरफ तो बीमार होना, दूसरी तरफ खुश होना, दोनों ही अलग अलग बातें हैं।
तो अब दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन हमें ये इसका टेंस है, टेंस इसका कौन सा है, प्रेजेंट है। तो जब इसका टेंस प्रेजेंट है तो इसका पास्ट हो ही नहीं सकता, इसको भी हमें प्रेजेंट में ही करना पड़ेगा। लेकिन डिस्पाइट को हटाना पड़ेगा, डिस्पाइट को हटा दीजिएगा, ठीक है ना। और हर को भी हटाना है, ठीक है। इससे पता चला कि हर कौन है, सी है। और बीमार बीमार कौन है, सी है। चेयरफुल कौन है, सी है। तो पता चल गया कि दोनों ही वाक्य का सब्जेक्ट सी है। अब हमें इसका नेस हटा देना है। इल जो दिखाई दे, इल का मतलब क्या था, बीमार, ठीक है ना। बीमार कौन है, ये वाली सी। तो यहाँ लिखना है सी, सी इज इल, वह बीमार है, ठीक है ना। वह बीमार है, यट तो भी, तो भी यानी फिर भी, सी इज चेयरफुल, सी इज चेयरफुल, वह प्रसन्न है। ये हो गया। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो है, और जो ये सेंटेंस है, अब दोनों को मिलाकर के हमने एक सेंटेंस बनाया है। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, दोनों तरफ का वाक्य इंडिपेंडेंट है। हमने दोनों को जोड़ा किससे है, यट से। तो अब क्या है कि यट से हमने जोड़ा है, तो दोनों सेंटेंस क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। इसी को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस से कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही जुड़ते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए इसकी बात आगे। टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग टू द लेफ्ट, बाईं तरफ मुड़कर, बाईं तरफ मुड़कर, यू विल सी द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। बाईं तरफ मुड़कर, यू विल सी द पोस्ट ऑफिस, आप पोस्ट ऑफिस देखेंगे। बाईं तरफ मुड़कर आप पोस्ट ऑफिस देखेंगे। टर्निंग टू द लेफ्ट, यू विल सी द पोस्ट ऑफिस। तो इसको हम क्या बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस। कैसे बनाते हैं, देखते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर का है। तो ये फ्यूचर टेंस है, हमें टेंस का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अब इसका क्या करना है, इसकी आईएनजी हमें हटानी है। क्या हटानी है, इसकी आईएनजी हटानी पड़ेगी। तो इसका आंसर कैसे बनाएंगे, टर्न, इसका बना देंगे टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द लेफ्ट, बाईं तरफ मुड़ो। ये टर्न टू द लेफ्ट, बाईं तरफ मुड़ो, एंड यू, एंड यू विल, इसको किससे जोड़ना है, एंड से। एंड ये कंजक्शन है आपका। टर्न टू द लेफ्ट, बाईं तरफ मुड़िए, एंड यू विल सी, यू विल सी द, you will see the post office, the post office, आप पोस्ट ऑफिस देखेंगे। बाईं तरफ मुड़िए और आप पोस्ट ऑफिस देखेंगे, ठीक है ना। बाईं तरफ मुड़िए और आप पोस्ट ऑफिस देखेंगे। टर्न टू द लेफ्ट एंड यू विल सी द पोस्ट ऑफिस, ये बन गया। उतार लीजिए। अब जैसे मान लीजिए, अगर हम लिखेंगे ना, टू अवॉइड पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट से बचने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए यू मस्ट, you must run, you must run away, you must run away, to avoid punishment, punishment से बचने के लिए, ठीक है। you must run away,
आपको भागना होगा, आपको वहां से दौड़ लगाना होगा, आपको भागना होगा। तो आपको भागना होगा पनिशमेंट से बचने के लिए। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए उतार लीजिए पहले क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए, अब इसको किससे जोड़ेंगे हम, इसको देखिए सबसे पहले इसका टेंस देख लिया आपने, तो क्या लिखेंगे, यू मस्ट रन अवे। ये वाला जो भाग है हम पहले नोट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कंजक्शन को नोट करेंगे। तो इधर आइदर यू मस्ट, तो मस्ट में फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है ना। तो आइदर यू मस्ट रन अवे, या तो आप भाग जाएंगे, या तो आप भाग जाएंगे। तो आइदर यू मस्ट रन अवे, आप क्या लगाइएगा यहाँ और अब इसको क्या करना है, इसको हटाना है, ठीक है ना। तो रन अवे यू, और इससे इसको किससे जोड़ना है, और से, ठीक है ना। तो आइदर पहले आया, पहले आइदर हमने लगाया, तो आइदर का दूसरा जोड़ा क्या होता है, और। यहाँ अगर नाइदर करते तो यहाँ क्या आता, नोर, ठीक है ना। यहाँ नॉट ओनली करते तो इधर क्या आता, बट ऑल्सो। तो इनका जोड़ा जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा क्या होता है इसका, तो चीजें आपको गलत नहीं करेगी। तो आइदर यू मस्ट रन अवे, या तो आप भाग जाएंगे, और यू विल बी, अब क्या है कि पनिशमेंट नहीं करना आपको, इसकी मेंट हटा दीजिएगा, पनिश कर दीजिएगा, पनिश्ड, ये हो गया कंप्लीट आपका। अब देखना है कि टू अवॉइड पनिशमेंट से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए, यू मस्ट रन अवे, आपको भागना होगा। तो आइदर यू मस्ट रन अवे, या तो आपको भागना होगा, और यू विल बी पनिश्ड, या आपको सजा दी जाएगी, पनिश किया जाएगा। तो ये हुआ। तो आगे देखते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, आपके बहुत सारे इसमें सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो नियमों से मैं आपको समझा रहा हूँ, कैसे इनको जोड़ते हैं, कैसे बनाते हैं, देखिए। अब देखना है आगे आपको। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखे यहाँ शी मस्ट रन अवे वर्क हार्ड, शी मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठोर परिश्रम करना होगा, टू विन द फर्स्ट प्राइज, प्रथम पुरस्कार जीतने के लिए उसे कठोर परिश्रम करना होगा। प्रथम पुरस्कार जीतने के लिए उसे क्या करना होगा, परिश्रम करना होगा, कठोर परिश्रम करना होगा। उतार लीजिए। अब हम इसको हल कर रहे हैं, तो कैसे हल करेंगे इसको, शी मस्ट वर्क हार्ड, पहले ये लिखना होगा, शी मस्ट वर्क, उसे क्या करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, वर्क हार्ड, उसे कठोर परिश्रम करना होगा, शी मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठोर परिश्रम करना होगा, और वरना शी विल नॉट, ये टू को हटाना है हमें, यहाँ से आगे बाकी को देखना है कि विन दी रेस है ना, विन दी फर्स्ट प्राइज है।
तो इसमें देखना है कि शी मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठोर परिश्रम करना होगा, वरना और शी विल नॉट विन, शी विल नॉट विन दी, will not win the first prize, win the first prize. She must work hard, उसे कठोर परिश्रम करना होगा, और वरना she will not win the first prize, वह प्रथम पुरस्कार जीत नहीं पाएगी, उसे प्रथम पुरस्कार नहीं मिल पाएगा, उसे कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, नहीं तो अर्थात वरना उसे प्रथम पुरस्कार नहीं मिलेगा। she will not win the first prize, वह प्रथम पुरस्कार जीत नहीं पाएगी। ये हो गया इसका, उतार लीजिए। अगला देखिए सेंटेंस, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें कि he received praise and reward, ये हुआ, उतार लीजिए। she received praise, उसने प्रशंसा प्राप्त किया, उसने प्रशंसा प्राप्त किया, एंड रिवॉर्ड, और इनाम, और उसने इनाम प्राप्त किया। he received praise and reward, उसने इनाम और प्रशंसा प्राप्त किया, या उसने प्रशंसा और इनाम प्राप्त किया, ये हुआ। अब इनको हमें क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस दिखाना है। इसमें कंपाउंड सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस फिलहाल तो ये, अब हमें कंपाउंड बनाना है। तो सिंपल का तो ये है ना, सब्जेक्ट के बाद में एक उसमें जो फिनाइट वर्ब एक ही होगा, उसमें वर्ब एक होगी, एक वर्ब होगा, वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखना है, इसको हमें कंपाउंड में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे इसको। ही, अब टेंस देखना, ये पास्ट है, ठीक है ना। तो ही वॉज, अब क्या है, प्रेज है ना, ये प्रेज अपने आप में एक वर्ब भी है। यहाँ तो ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ये नाउन के रूप में यूज हुआ है इसका, लेकिन हम इसकी ये वर्ब भी तो है ना, वर्ब के रूप में इसका यूज किया जाएगा। तो ही वॉज प्रेज्ड, एंड ही वॉज, देखिए दोबारा देख लीजिए, ही वॉज both praised, क्यों दो है ना इसमें, प्रेज्ड और रिवॉर्ड भी है। ही वॉज बोथ एंड के, बोथ के बाद में क्या आएगा, एंड, बोथ का मतलब दोनों, एंड का मतलब और। ही वॉज बोथ प्रेज्ड एंड, ये आ गया एंड, दूसरा जोड़ा एंड होता है, बोथ के बाद में एंड का आना जरूरी है। तो ही वॉज बोथ प्रेज्ड एंड रिवॉर्डेड करना है इसका, ठीक है ना, ये रिवॉर्ड है ना, इसका रिवॉर्डेड करना है, ये हो गया, फॉर्म में बदलना इसको वर्ब में। तो ही वॉज बोथ प्रेज्ड एंड रिवॉर्डेड, उसे उसकी प्रशंसा की गई और इनाम भी दिया गया, उसको दोनों दिया गया, उसको उसकी प्रशंसा और इनाम दोनों ही दिया गया था। तो ही वॉज बोथ प्रेज्ड एंड रिवॉर्डेड, इस तरह से कंप्लीट। owing to his इंजरी, हाँ उतार लीजिए। owing to injury in his leg,
अपने पैर में, अपने टांग में चोट लगने के कारण, चोट लगने के कारण या घायल होने के कारण, owing to injury in his leg, he could not play, he could not play in the मैच, वह मैच में खेल नहीं सका या खेल नहीं पाया। owing to injury in his leg, उसके पैर में चोट होने के कारण, उसके पैर में चोट लगने के कारण he could not play in the match, वह मैच में खेल नहीं सका। ठीक है ना, इस तरह से इनको देखना है। तो उतार दीजिए पहले। तो इसका हल कैसे करेंगे, ये हटा देंगे। अब क्या करना है कि ये पुलिंग में है, दोनों ही वाक्य का सब्जेक्ट एक ही है, एक ही है यहाँ। तो हिज क्या चीज है, लेग, लेग है ना, तो हिज लेग क्या था, वो इंजुरी था ना, हिज लेग वॉज। अब इसमें वॉज का क्या है, कुड है, कुड क्या पास्ट है, कैन का पास्ट कुड होता है। उसी तरह से आपको क्या करना है, पास्ट इधर है तो इधर भी आपको पास्ट ही करना पड़ेगा। हिज लेग वॉज इंजुरीड, इंजर्ड कर दीजिए। हिज लेग वॉज इंजर्ड, उसकी टांग इंजर्ड थी यानी घायल थी, उसकी टांग जो है वो चोटिल थी। ठीक है ना, तो एंड सो, और इसलिए he could not play in the match, ये बन गया बाकी आपका पूरा। तो owing to injury in his leg, अपने पैर में चोट लगने के कारण he could not play in the match, वह मैच में खेल नहीं सका, खेल नहीं पाया, ये हुआ। तो इसका आंसर क्या बन जाए, कंपाउंड कैसे बनाएंगे इसको, his leg, तो यहाँ से आपको his leg मिल गया। अब टेंस इसके अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है ना, ये पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा। तो his leg was, ठीक है ना, was किया, उसकी पैर, उसका एक टांग था, क्या था, इंजुरी का, ये घायल चोटिल, तो इंजर्ड यानी जख्म या उसमें जो घायल था वो चोट लगी हुई थी, तो हिज लेग वाज इंजर्ड, उसकी टांग में चोट लगी हुई थी। एंड सो ये आपका कंजक्शन हो गया। ठीक है ना, एंड सो ही कुड नॉट प्ले इन द मैच, और इसलिए वह मैच में खेल नहीं सका, ये बन गया आपका आंसर। अब जैसे मान लीजिए आगे हम लिखें कि owing to his ill luck, अपने दुर्भाग्य के कारण, owing to his ill luck, अपने दुर्भाग्य के कारण, he met with a bad accident, दुर्भाग्य के कारण, अपने दुर्भाग्य के कारण, owing to his ill luck, अपने दुर्भाग्य के कारण, he met with a bad accident, वह बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वह दुर्घटनाग्रस्त बुरी तरीके से हो गया, ये हुआ। अब इसका क्या करेंगे कि अब owing to हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इल को और लक को दोनों को मिलाएंगे, क्या बन जाएगा, अनलक, अनलक के अनलकी बनाना है। ठीक है ना, तो ही वॉज अनलकी, क्या करना है, ही वॉज अनलकी, वह दुर्भाग्यशाली था, अनलकी,
वह दुर्भाग्यशाली था, यानी कि ओविंग टू हिज इल लक, अपने दुर्भाग्य के कारण वह दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये लिखा इसमें कि मैट विथ ए बैड एक्सीडेंट, वह दुर्घटनाग्रस्त हुआ बुरी तरह से, बुरा दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो ही वॉज अनलकी, वह दुर्भाग्यशाली था, ये हुआ इसका। और उसके बाद में क्या करना है, दुर्भाग्यशाली था, एंड therefore, और इसलिए, he was unlucky, वह दुर्भाग्यशाली था, and therefore, और इसलिए, अब यहाँ से नोट करना आगे, तो and therefore, तो इसमें क्या हुआ कि and therefore he met with a bad accident. He was unlucky, वह दुर्भाग्यशाली था, and therefore, और इसीलिए he met with a bad accident, इसलिए उसका बुरा दुर्घटना हुआ, अर्थात उसके साथ में जो दुर्घटना घटित हुई वो बुरी तरह से उसका दुर्घटना हुआ। वह दुर्भाग्यशाली था, इसलिए बुरे तरीके से उसके साथ में दुर्घटना हुआ। ये हुआ इसका। अब देखना है आगे। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें he must work hard to make up for उसे कठोर परिश्रम करना होगा, टू मेक अप फॉर यानी क्षतिपूर्ति करने के लिए, टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, खोए हुए समय के लिए, खोए हुए समय की क्षतिपूर्ति करने के लिए उसे कठोर परिश्रम करना होगा। तो ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, ये हो गया। अब इसका जो हाँ उतार लीजिए, पहले उतार लीजिए। तो इसका जो आंसर है किस तरह से बनाते हैं, उतार कर लिया हुआ आपने क्वेश्चन। अब देखिए आगे, तो ही मस्ट वर्क, अब इसका जो आंसर है कैसे बनाते हैं, ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठोर परिश्रम करना होगा, एंड दोनों को जोड़ें किससे, एंड से, ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठोर परिश्रम करना होगा, इस टू को हटा देते हैं, एंड करके, और सब्जेक्ट दोनों वाक्य का ये किया ना, ये एक ही व्यक्ति है काम करने वाला, तो हमें एंड के बाद में दोबारा सब्जेक्ट नहीं लेना है, तो ही काम कर जाएगा यहाँ, एंड मैक, ही मस्ट वर्क हार्ड, क्योंकि मस्ट के बाद में बेयर इंफिनिटिव है ये, तो ये भी इधर भी बेयर इंफिनिटिव होगा, यहाँ आपको टू इंफिनिटिव नहीं करना है, एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, उसे कठोर परिश्रम करना होगा और खोए हुए समय की क्षतिपूर्ति करनी होगी। तो ही मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, ये हो गया कंप्लीट। इसका उतार लीजिए। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखे यहाँ
the sun having risen, सूर्य उदय होने के बाद, ठीक है ना, यानी सूर्य उदय होने के बाद क्या हुआ, the sun having risen, फिर क्या लिखेंगे यहाँ, the sky clear, the sky clear, हाँ उतार लीजिए, बिल्कुल उतार सकते हैं आप, इधर से दिख रहा होगा। तो the sun having risen, सूर्य निकलने के बाद, ठीक है ना, सूर्य निकलने के बाद the sky cleared, आसमान साफ हो गया, सूर्य निकलने के बाद आसमान साफ हो गया, ये हो गया। तो देख लीजिए कैसे इसको लिखा गया है। तो इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हैविंग को निकाल देंगे और इसको सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, सन लिखेंगे पहले। तो देखिए किस तरह से इसको हल किया जा रहा है, कंपाउंड में बदला जा रहा है। सन रोज, राइज रोज रीजन, ठीक है ना, राइज रोज रीजन, राइज मीनिंग क्या होता है, उदय होना, रोज मीनिंग उदय हुआ, रीजन मीनिंग उदय हो गया, हो या हो चुका, मान लीजिए। दिस सन रोज, सूर्य उदय हुआ, एंड सूर्य निकला, मान लीजिए सूर्य निकला, एंड द स्काई क्लियर, और आसमान साफ हो गया, एंड द स्काई, तो इसको एंड से जोड़ना है, एंड द स्काई क्लियर, एंड द स्काई क्लियर, ये हो गया पूरा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो टेंस जो है ना, जो है टेंस वही रखना है। तो आपको यहाँ से दिखाई दिया ये टेंस कौन सा था, पास्ट डेफिनेट, यहाँ से पास्ट डेफिनेट था, तो आपको यहाँ भी पास्ट डेफिनेट करना होगा। दिस सन रोज, आप यहाँ राइजेस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट का तो बहुत दूर हो जाता है मामला, क्योंकि प्रेजेंट में इसको लाना ही नहीं है, क्योंकि पास्ट में है तो आपको यहाँ से ही आपको पास्ट का पता चल गया, फिर आप यहाँ प्रेजेंट कर नहीं सकते। तो दिस सन रोज, सूर्य निकला, एंड द स्काई क्लियर, तो दोनों तरफ का टेंस है वो मैच करना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होना चाहिए, इधर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट होना चाहिए। जब एंड से जुड़ेगा तो दोनों तरफ का टेंस समान होगा, दोनों तरफ की क्रियाएं जो है वो एक जैसी होती है। इधर सेकंड फॉर्म है तो इधर भी सेकंड फॉर्म आएगा, इधर थर्ड फॉर्म है तो इधर भी थर्ड फॉर्म आएगा, इधर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट आएगा, इधर आईएनजी वर्ब है तो इधर भी आईएनजी वर्ब आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले से ऑलरेडी। तो देखिए आगे, तो इस तरीके से हम इनको हल कर रहे हैं। कैसे इनको कंपाउंड में बदला जा रहा है आपको बहुत ही हम आराम से समझा रहे हैं। तो देखिए आप आगे कि अब अगला सेंटेंस हम उतार लेंगे, बिल्कुल अब मैं लिखाने वाला हूं आगे। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें सी डाइड, जैसे सी डाइड वह मरी, तो लेकिन कैसे मरी वो ये देखना है। सी डाइड ए ब्रेव डेथ, वह एक बहादुरीपूर्ण मृत्यु से मरी। सी डाइड ए ब्रेव डेथ, वह एक बहादुरीपूर्ण मृत्यु से मरी। हाँ बता लीजिए, सी डाइड ए ब्रेव डेथ, वह बहादुरीपूर्ण मृत्यु से मरी। लिविंग एंड छोड़कर, एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड, दुनिया में। सी डाइड ए ब्रेव डेथ, उसकी मृत्यु बहादुरीपूर्ण मृत्यु हुई। लिविंग एन एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड, दुनिया में एक उदाहरण छोड़कर, वह दुनिया में एक उदाहरण छोड़कर बहादुरी की मौत मरी, ये हुआ इसका। तो उतार दीजिए पहले इनका क्वेश्चन। तो आपने नोट तो कर ही लिया है, अब देख लीजिए उत्तर इसका कैसे बनाते हैं। अब सी डाइड का वह मरी, ए ब्रेव डेथ, बहादुरीपूर्ण मौत मरी, ठीक है ना। सी डाइड ए ब्रेव डेथ, वह बहादुरीपूर्ण मौत मरी, ठीक है ना।
अब इसको जोड़ना किससे है, एन से। अब लिविंग का क्या है कि इसका, अब ये क्या है, यहाँ से देखा आपने कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है ये। तो आपको इसकी आईएनजी हटानी है, ल्यू। ल्यू लेफ्ट, लेफ्ट होता है ना, ल्यू मीनिंग छोड़ना, लेफ्ट मीनिंग छोड़ा, और लेफ्ट मीनिंग छोड़ चुका। तो आपको एंड के बाद में, इधर अगर सेकंड फॉर्म है तो मैंने अभी कहा था कि एंड के बाद में भी वही वर्ब लगेगा जो पहले है। तो इधर आप ल्यू का सेकंड फॉर्म क्या होगा, लेफ्ट, तो यहाँ लेफ्ट कर दीजिएगा। लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड एग्जाम्पल, लेफ्ट एंड एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, दुनिया में एक उदाहरण छोड़ दिया। ये वर्ड, सी डाइड ए ब्रेव डेथ, वह बहादुरी की मौत मरी, एंड लेफ्ट एन एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड, और संसार में या दुनिया में एक उदाहरण छोड़ दिया। ये हो, अब जैसे मान लीजिए आगे लिखे हैं, besides passing the examination, he gained a scholarship, उसने स्कॉलरशिप प्राप्त किया। परीक्षा उत्तीर्ण करने के अलावा, बिसाइड इसका मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड का अर्थ होता है के पास, ठीक है ना, के पास, बिसाइड का मतलब है के पास में, यानी बगल में। तो अब बिसाइड नहीं है, बिसाइड इज है, ये एस लगा हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो बिसाइड इज पासिंग द एग्जामिनेशन, परीक्षा उत्तीर्ण करने के अलावा, इसका मतलब होता है के अलावा। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के अलावा ही गेन ए स्कॉलरशिप, उसने क्या किया, स्कॉलरशिप जीता या प्राप्त किया, उसने स्कॉलरशिप प्राप्त किया। ये हुआ इसका। अब बता लीजिए क्वेश्चन जल्दी, इसमें आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो कैसे इसको उत्तर में चेंज करते हैं, देखना है कि अब सब्जेक्ट क्या है, ही। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ही नॉट ओनली, ही नॉट ओनली, अब पासिंग है, इसकी आईएनजी हटानी है, ये हटाना है, और पास्ट करना है इसका। ही नॉट ओनली पास्ड, पास्ट क्यों करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्म कौन सा है, सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। ही गेन स्कॉलरशिप, उसने छात्रवृत्ति प्राप्त किया, स्कॉलरशिप प्राप्त किया। तो गेन है, तो ये क्या है कि सेकंड फॉर्म है यहाँ, तो हमें पास का सेकंड फॉर्म बनाना पड़ेगा। ही नॉट ओनली पास्ड द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन, न सिर्फ उसने परीक्षा को पास किया, अब बट ऑल्सो, अब देखना नॉट ओनली के बाद में क्या आता है, नॉट ओनली के बाद में आता है बट ऑल्सो। तो ये क्या है, बट है ये, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट ऑल्सो। अब इसको हटाना है क्योंकि सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है। ही नॉट ओनली पास द एग्जामिनेशन, उसने न केवल परीक्षा को उत्तीर्ण किया, बट ऑल्सो गेन ए स्कॉलरशिप, but also gain a scholarship, उसने स्कॉलरशिप भी प्राप्त किया, बल्कि उसने स्कॉलरशिप भी प्राप्त किया। ये हो गया इसका। ही नॉट ओनली पास द एग्जामिनेशन बट ऑल्सो गेन ए स्कॉलरशिप, उसने न केवल परीक्षा को उत्तीर्ण किया बल्कि स्कॉलरशिप भी प्राप्त किया, दोनों किया उसने। उतार लीजिए। अब अगला देखिए सेंटेंस,
द टीचर punished the boy, अध्यापक ने लड़के को सजा दिया for his disobedience, उसकी अवज्ञा के लिए टीचर ने उसे सजा दिया लड़के को। The teacher punished the boy for his disobedience, अध्यापक ने लड़के को उसकी अवज्ञा के लिए, उसके उल्लंघन के लिए सजा दिया। अब ये इसकी हिंदी है। अब देखना है इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में बदलें। पहले उतार लीजिए क्वेश्चन, आराम से उतार लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, समझिए, बस समझना है आपको। बस ये नहीं कि क्वेश्चन देख लिया उतार लिए, ये नहीं, आपको समझना है। पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, उसके बाद में आंसर बता देता हूँ आपको। अब कैसे लिखेंगे इसको? द बॉय, टेंस देखिए पास्ट इंडेफिनिट, तो इज एम आर का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वाज। तो द बॉय वाज क्या था? लड़का। डिसओबीडियंस है ना, तो ये तो नाउन है यहाँ, तो यहाँ हमें सीई को हटाना है, ठीक है ना, क्योंकि एडजेक्टिव के अंदर ई एन सी ई जोड़ने से नाउन बनता है, और अब अंत में जो है, अब हमें इसको हटाने से वापस उसी को लेना है, किसी को, एडजेक्टिव को लेना है। द बॉय वाज डिसओबीडियंट, द बॉय वाज डिसओबीडियंट, लड़का अवज्ञा था, लड़के ने अवज्ञा किया था, ठीक है ना। तो एंड सो, और इसीलिए द टीचर punished him। अब यहाँ बॉय नहीं लिखना है, क्योंकि उसकी जगह हमें क्या लिखना है? बॉय नहीं लिखना है दोबारा से, हमें उसकी जगह प्रोनाउन लिखना है, क्योंकि नाउन के स्थान पर हमें क्या लिखना चाहिए बाद में? पहली बार तो हमें नाउन को लिखना चाहिए, दूसरी बार में हमें उसके प्रोनाउन को लिखना चाहिए। दोबारा उस नाउन का यूज नहीं करें, उसी नाउन को, जरूरी हो तो करो, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है। तो पहले नाउन आ गया दी बॉय, इसी में तो दी बॉय कर दिया, तो उसके बाद में दी बॉय दोबारा नहीं करना, यहाँ हिम कर दिया। हिम कौन है? दी बॉय है। तो दी बॉय वाज डिसओबीडिएंट, लड़का उल्लंघन था, लड़के ने जो उल्लंघन किया था, एंड सो द टीचर पनिश्ड हिम, और इसलिए अध्यापक ने उसे सजा दिया। ये हुआ। तो दी टीचर पनिश द बॉय, लड़के ने अब इसमें क्या है कि टीचर ने लड़के को सजा दिया फॉर हिज डिसओबीडियंस, उसके उल्लंघन के लिए, उसके उल्लंघन के कारण, उसकी अवज्ञा के कारण लड़के को टीचर ने सजा दिया। तो दी बॉय वाज डिसओबीडियंट, लड़का जो है वो क्या था? उल्लंघन था वो, ठीक है ना, वो अवज्ञा था, लड़के ने अवज्ञा किया था, ठीक है ना, लड़का अवज्ञा हुआ था। तो एंड सो, और इसीलिए दी टीचर पनिश्ड हिम, टीचर ने उसे सजा दिया। तो इस तरह से हम जो है अब दोनों वाक्यों को जोड़े, किससे हैं? जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हमने इसको जोड़ा है। तो इस तरह से हमें सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपने पूरा देखा होगा, और लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।